नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही जो आपकी एलटी भर्ती की जो प्रिपरेशन हुई थी, अब वहां से आप अपना ध्यान हटाकर अब जो प्रवक्ता संवर्ग की जो भर्ती आने वाली है, अब आप उस तरफ ध्यान को अपना केंद्रित करोगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि एलटी भर्ती का जो पेपर था वो बहुत ही अधिक बच्चों के मुताबिक वो पेपर नहीं रहा। तो अगर जिस प्रकार से हमने मेरिट लिस्ट बनाई थी, जिन बच्चों का हमने सर्वे करा था, उसके आधार पर भी बच्चों का बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक ये प्रदर्शन रहा है। जो पिछले दफ़े बहुत से बच्चे अच्छे नंबर लेके आ रहे थे, वो इस बार उसकी अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा कम नंबर लेके आ रखे हैं। तो दोस्तों, अब पीछे क्या घटनाक्रम घटा, क्या रहा क्या नहीं रहा, अब उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अब आगे बढ़ने का यह समय है। अब आप लोगों ने जो एलटी भर्ती परीक्षा में जो पढ़ा था, वही चीज़ आपके प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत भी पूछी जाएगी। वही सारी चीज़ें प्रवक्ता के अंतर्गत आएंगी। तो अब आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भर्ती आने जा रही है प्रवक्ता संवर्ग की। तो इस भर्ती को निकालना लोहे के चने चबाने के समान यहाँ पर है, क्योंकि आपकी यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी, और जो मुख्य परीक्षा में प्रदर्शन अच्छा करेगा तो वही इस भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं निकलेगा। ये लेके चले कि आधे से आधे बच्चे, हम अगर 50% से भी ऊपर बच्चे जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, जो स्कैनिंग की जो परीक्षा होगी, वहीं पर ही सबसे ज़्यादा बच्चे छट जाएंगे। तो आई होप कि आप प्रारंभिक परीक्षा में ना छटो, तो अभी से ही आप लोग अपनी रणनीति बनाते हुए चलिएगा कि किस प्रकार से आपको अध्ययन करना है। जो एलटी भर्ती में जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जिस रिदम के साथ तैयारी कर रहे थे, उस रिदम को आप मत तोड़िएगा। जो पीछे क्या हुआ उस पर बिल्कुल भी सोचिए मत, अपना दिमाग बिल्कुल भी खराब मत कीजिएगा। अब आप लोग उस चीज़ के बारे में अधिक से अधिक सोचोगे तो आपको ही उससे प्रॉब्लम होगी, आप ही उससे दुखी होगे, आपका मन किसी चीज़ में भी नहीं लगेगा। जो आने वाली जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें भी आपका मन एकाग्रचित्त होकर आप वहाँ पर अध्ययन कार्य नहीं कर सकते नियमित रूप से, क्योंकि आपके हृदय मन में वो व्याकुलता, वो चीज़ें घूम रही हैं, और आपके कलीग के इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे हैं, इस प्रकार से चीज़ें आपको व्याकुल कर रही होंगी। बेशक ये समय आप लोगों के लिए बहुत ही नाजुक है, क्योंकि इस समय जो अपने आप को संभाल लेगा, जो अभी से अपनी नियमित तरीके से जो पढ़ाई करेगा, निश्चित रूप में वो प्रवक्ता संवर्ग की जो भर्ती है, प्रारंभिक परीक्षा, वहाँ पर अपना शानदार प्रदर्शन कर सकता है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो बेसिकली आप लोगों के बीच में मैं जो लेके उपस्थित हुआ हूँ, आप मेरे यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, मैंने ढेर सारी बुकें यहाँ पर रखी हैं। तो मैं आज आप लोगों के सामने प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत हम ऐसे कौन सी किताबों का चयन करें कि हमारा जो पेपर है वो शानदार तरीके से निकल जाए। क्योंकि आपको आपने जिस प्रकार से सिलेबस देखा होगा, तो उसके आधार पर जो पूर्व का जो सिलेबस था उसके आधार पर यूनिट फर्स्ट, यूनिट थर्ड, तीसरी, फोर्थ, ये 5 यूनिट तक ये गया है। तो जो यूनिट आपके सामने दिए गए हैं, तो उससे घबराना नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट, यूनिट टू यूनिट लेके चलेगा। ये नहीं कि आपने फर्स्ट यूनिट को पकड़ा, फिर उसी के अनुरूप फर्स्ट यूनिट का ही चौथा टॉपिक पकड़ लिया, 10वां टॉपिक पकड़ लिया, ऐसे नहीं। फिर दूसरे यूनिट में चले गए, दूसरा खंड में चले गए, चौथे खंड में, ऐसे बिल्कुल भी आपकी तैयारी नहीं होगी। जो बच्चा सोच रहा है कि मैं इस तरीके से करके मैं लेक्चरर का ये एग्ज़ाम निकाल दूंगा, कतई भी आप इस भर्ती परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर का एकाग्र चित्तता, एक कॉन्सेंट्रेट आपके अंदर नहीं होगा, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने की उत्सुकता आपके अंदर नहीं होगी, तब तक बिल्कुल भी ये चीज़ असंभव है। ठीक है, आप ये लेके चलिए कि आपने किस तरीके से परीक्षा को उत्तीर्ण करना है। ठीक है, उसकी रणनीति अभी से बनाइए। कितना घंटा आपको पढ़ना है, कितना घंटा पहले सब्जेक्ट को देना, दूसरे सब्जेक्ट को कितना घंटा देना, तो इस तरीके से आप विभाजन कर लीजिएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार से पढ़िए, तो वो आपका बौद्धिक स्तर है, आप किस तरीके से उस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, बेसिकली ज़्यादा बात ना करते हुए, तो आप, मैं अगर बात करूं, जो आपका फर्स्ट यूनिट है, बेसिकली अगर हम बात करें, जो आपका फर्स्ट यूनिट जो दी गई है, जिसमें आपके
जो CDP का जो पोर्शन दिया गया, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जो पोर्शन दिया गया है, जिसमें आपने अल्टी भर्ती परीक्षा में भी सारे आयोग पढ़े होंगे, आपने नोट्स बनाए होंगे, तो वो नोट्स आपके वहाँ पर हेल्पफुल रहेंगे। तो बेसिकली ही उनको दोबारा जड़ से पढ़िए। जो आपने कम टाइम में, आपको समय ज़्यादा नहीं मिला था तो कम टाइम में आपने बवाल टलाई में जैसा भी पढ़ा, तो आप वो मत करिएगा, क्योंकि भर्ती परीक्षा अगर इसी महीने आ गई तो वेल डन है, नहीं आएगी तो आपके ये नवंबर दिसंबर के पूर्व फिर नहीं आएगी, क्योंकि फिर आचार संहिता लगने वाली है, पंचायत चुनाव होने वाले, तो उसी के बाद आपकी भर्ती ये निकलेगी, इतना तय है। तो जो आपने शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो उसके आधार पर तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो CDP का जो पोर्शन है, अगर शिक्षण अभिरुचि की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको क्या करना है, जितने भी आयोग हैं बेसिकली उन आयोगों को विस्तार से पढ़ लीजिए। कहीं पर ही एक जगह पे सारे आयोग आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको बहुत ध्यान से उन आयोगों को पढ़ना है। बेसिकली आपको मैं बता दूं, मैंने उस जो CDP का जो पहला पोर्शन है उस पर मैं एक जल्दी ही किताब पब्लिश करने जा रहा हूं, जहां पर आपको तमाम आयोग जो स्वतंत्रता से पूर्व से रिलेटेड या कहीं स्वतंत्रता के पश्चात जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी कार्य हुआ है, जितनी भी योजनाएं आई हैं, सारी योजनाओं का एक बुक में पूरा सार लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित रहूंगा। ये जो सार जो बुक जो जल्दी ही छपने के लिए गई है, वो जल्दी ही आपके लेके चलो 15-16 सितंबर के बीच वो मेरे पास आ जाएगी। तो उसके बाद वो उस बुक की जो सॉफ्ट कॉपी है या आपके स्पाइरल बेंडिंग की अगर मैं बात करूँ, जैसे भी आप लोग, मैं आपको उस प्रिंटिंग प्रेस का नंबर दे दूंगा, तो आप वहाँ से उस किताब को, आपको लगता है कि किताब लेनी है, किताब ले लीजिए। आप आपको इसके स्पाइरल बेंडिंग करनी है तो उस प्रकार से आप ले सकते हैं कि मिनिमम कॉस्ट में आपको वो मिल जाए। तो वहाँ पर एक प्रयास यहाँ पर ये किया है कि इस बार वो तमाम आयोग आपको एक ही जगह पर सब कुछ आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल तो अगर जिन बच्चों के पास आयोग से रिलेटेड नहीं है तो वो उसको ले सकता है, तो वहाँ पर आपको सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जिन बच्चों ने पूर्व में अध्ययन किया है तो आप बहुत ज़्यादा डीपली उनको पढ़िएगा। बुधालय आयोग किसे कहता है, राधा कृष्णन आयोग किसे कहते हैं, कोठारी आयोग किसे कहते हैं, NEP 2020 की बात करो, 1968 की बात करूँ या 86 की बात करूँ, 92 की बात करूँ, तो जितने भी आयोग बेसिकली इसमें दिए हैं उन आयोगों को आप बहुत ध्यानपूर्वक आपको उनको क्या करना होगा, अध्ययन करना होगा। ठीक है, अब आते हैं उसके नीचे दूसरा पॉइंट था, शायद है यहाँ पर देखता हूँ, तो उसके नीचे जो दूसरा पॉइंट दिया गया था, ठीक है, उस पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके जो शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड है। तो उसमें क्या है, जैसे शिक्षण संप्रेक्षण किसे कहते हैं, शिक्षण किसे कहा जाता है, तो ये चीज़ें भी, इस पे भी मैं किताब पे काम कर रहा हूँ, तो वो किताब भी मैं जल्दी आप लोगों के सामने लाऊंगा। और साथ ही अगर मैं ये कहूँ, जो आपका लेक्चर का पेपर होने से पूर्व में ही मैं वो सारी जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो चीज़ आपके सामने ले आऊँगा। तो ओवरऑल वहाँ पर भी आप कॉन्सेंट्रेट होकर इनको क्या करें, पढ़िएगा। ठीक है, अब मैं बात करूँगा, ठीक है, जो अगला टॉपिक है आपका, देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, जितने भी किताबें, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड हो या हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, इकोनॉमिक्स की अगर जाए, तो यहीं से सारे तक क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। देखिए जितने भी हैं कक्षा 6 से लेकर, याद रखिएगा, कक्षा 6 से NCERT उठाइए, प्रत्येक क्लास की, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो सारी NCERT प्रत्येक सब्जेक्ट की उनको कराई कर लीजिएगा। देखिए मैं कुछ NCERT मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो ये NCERT है दोस्तों, ये है आपकी क्लास 11th की। ये अगर मैं बात करूं, ये जो है आपके अर्थशास्त्र की है, इकोनॉमिक्स की। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की हम बात करेंगे। तो ये NCERT की किताब है, आप देख पा रहे होंगे, इसको देख लीजिए, ये NCERT है। तो आपको 11 की 2 किताबें होंगी, ठीक है, जो 2 किताबें हैं, आप देखिए ये किताबें हैं, इन किताबों को आप कराई कर लीजिएगा। आपके सामने मैं ये ला रहा हूँ, प्रत्यक्ष तौर पर देख लीजिए। NCERT अगर आप नहीं मिलती, किसी विद्यालय में जाइए, वहाँ से मिल जाएंगी, कि शायद आपको बुक स्टोर में भी NCERT की ये चीज़ें मिल जाएंगी। अगर वहाँ भी नहीं मिलती हैं तो आप अमेजोन में जाकर अमेजोन से भी इनको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी किताब ये है, इसको देख लीजिए ध्यानपूर्वक। तो इन किताबों को आपको बेसिकली क्या करना है, पढ़ना है, इसी से सारा दिन नोट्स बनाना है। तो जो आयोग पूछता है, बेसिकली अगर मैं क्वेश्चन बात करूँ, जो आयोग पूछता है वो आपकी NCERT को ही वो ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। तो प्राथमिकता आयोग की क्या रहती है, NCERT। तो NCERT को जितना आप पढ़ सकते हो पढ़िए। ये देखिए, ये NCERT की किताबें मेरे पास से सारी हैं, ठीक है। तो NCERT आप इसका अध्ययन कीजिए, ठीक है।
तो ये आपके इकोनॉमिक्स की हैं। तो इकोनॉमिक्स से 11th 12th की 2 किताबें, 11th में 2 किताबें आपके 12th में हैं। तो इन 2 किताबों को आप क्या कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब 2 किताबें आप करेक्ट कर लोगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी 11th की हम बात करेंगे। 11th की आपकी क्या है, ये पॉलिटिकल साइंस की है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है, पॉलिटिकल साइंस आपको क्या करें, भारत के सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें तो ये कहाँ से दिया गया आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए अब यहाँ पर दिया है 11th की है, देखिए आप पढ़ पा रहे होगे ये क्या दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है कि संविधान क्यों और कैसे, संविधान कब से बना, क्यों बना, कैसे बना, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। आपको कैसे पढ़ना है, देखिए मैंने इसमें ये किताब में पढ़ रहा हूँ, तो मैं इसमें जैसे कि देखिए आपको जो महत्वपूर्ण चीजें हैं तो उनको आपको जो हाईलाइटर है उससे हाईलाइट करना है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हीं को ही आपको क्या करना है, पढ़ते हुए जाना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी। देखिए तो जो आपको लगता है कि इस किताब में जो महत्वपूर्ण है, हाईलाइटर पकड़िए, उससे इसमें इस प्रकार से करते हुए जाइए, जिससे कि ये पता चलेगा कि इस किताब में ये चीज महत्वपूर्ण है। और इसके खुद नोट्स बनाते हुए चलिएगा, किसी दूसरे के नोट्स पर डिपेंड मत रहिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें, ये जैसे सारथी रूप में आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो प्रवर्तक संवर्ग के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा जो नंबर खींचे जाते हैं, जो भी बच्चा इसमें नंबर खींच सकता है, वो आपके पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी। यहाँ सर्वाधिक, अगर मैं कहूँ सर्वाधिक रूप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, ये है वो, ये पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं तो इसकी भी 2 किताबें हैं, 11th में, 12th में भी इसकी 2 किताबें हैं। उन किताबों को आप परचेज कर लीजिएगा। उसके बाद कक्षा 6, 7, 8, 9 इन किताबों को SST की ये किताबें रहेंगी, इन किताबों को भी पढ़ लीजिएगा। कि हम समझते हैं जैसे हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री कहाँ से आरंभ हुआ, हॉ का शब्द क्या है, हिस्ट्री का जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से इसमें समझाई गई हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, ये तो होगी आपकी पॉलिटिकल साइंस की। अब देखिए ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये 12th, देखिए ये राजनीति विज्ञान है, ठीक है। मैं राजनीति विज्ञान को दोबारा आपके सामने ये ला रहा हूँ। ये 12th की है, ये 11th की दिखाई दी मैंने, 12th की है। देखिए 12th की ये किताब रहेगी, इस किताब सॉरी ये किताब को देख लीजिएगा दोस्तों। ये क्या है, 12th की है, NCERT है। NCERT की ये किताबों को बेसिकली आप पढ़िएगा, ठीक है। आज मैं ये जो टॉपिक है रहने वाला है, ये NCERT पर ही बेस्ड रहने वाला, जो कौन सी किताबों को अध्ययन करें जिसमें कि आपका ये प्रवक्ता का ये पेपर निकल जाए। तो इन किताबों से ये किताबें रामबाण है, याद रख लीजिए। इन्हीं को ही UPSC के लिए भी प्रेफर किया जाता है, जो PCS के लिए भी किया जाता है, और जो आयोग है वो अगर हम कहें तो इसी से, इन्हीं किताबों से जो सारथी क्वेश्चन जो बनते हैं 11th 12th की किताबों से ही सारथी रूप में पूछा जाता है। तो इसलिए इन किताबों को विस्तार से पढ़िएगा, ठीक है। अब जो कक्षा 9 की SST है उसमें ध्यान में रखिएगा, उनको पढ़ लीजिएगा। बेसिकली इसमें आपको वर्ल्ड का और इंडियन और नेशनल दोनों तौर पे मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखा है कि पहला ही पार्ट है, 2 ध्रुवीयता का अंत। देखिए आपको यहाँ से क्वेश्चन उठाने हैं, बहुत बेसिकली इनको ध्यान पूर्वक से अध्ययन करना है, ठीक है। ये तो हो गया आपके, अगर मैं बात करूं तो ये है आपका क्या, ये पॉलिटिकल साइंस। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की। यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्लास 12th की ये हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री है, यहाँ पर लिखा है भारतीय इतिहास के कुछ विषय यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। ये हिस्ट्री है। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो दिए गए हैं दोस्तों, इसमें दिया है, देखिए उपनिवेश, देशद्रोह, राज्य, अगर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत देर से क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जाते, संविधान का निर्माण, ये भी इसमें दिया हुआ है। देखिए इस किताब को बेसिकली ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। बंगाल के बारे में भी दिया है, सारी चीजें इसमें देख लो। मैं आपको एक एक किताबें दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से कोई भी आपको किताबों के बारे में नहीं बताएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस चैनल को भी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका सब्सक्राइब करें। देखिए ये किताब है, ठीक है, ये 12th की है, हिस्ट्री की किताब है। देखिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे दूसरी किताब की, ये भी हिस्ट्री की है, ठीक है। ये आप अगर मैं बात करूं, ये हिस्ट्री का ये पहला भाग था। ये देखिए
ट्वेल्थ में जो हिस्ट्री की 3 किताबें हैं, 3 किताबों को परचेज कर लीजिए, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये तीनों किताबों को परचेज कर लीजिए। ओवरऑल अगर आप कक्षा 6 से लेकर एनसीईआरटी पकड़ते हो, एसएसटी हो गया, तो आपके पास एनसीईआरटी की जो तमाम किताबें रहेंगी, 20-25 किताबें आपके पास एनसीईआरटी होंगी, इतनी ही पतली होंगी। आपको क्या करना है, जब आपको ये लगता है कि यार मुझे एनसीईआरटी जब तक एक किताब कंप्लीट नहीं हो जाती, दूसरे किताब को पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो एक किताब को जब तक आप ध्यानपूर्वक इसके नोट्स तक ना बना दो। देखिए इसमें जैसे इसमें दिया है कि प्रमुख राजनीतिक दल और उसकी आर्थिक, ये देखिए टेबल इसमें दी है, चार्ट इसमें तमाम तरीके से इसमें बना के दिया है। तो ये तमाम चीज़ों को आपको क्या करने का, नोट से बनाना है। इसमें हाइलाइटर से भी आप नोट करिए। जब आप खोलोगे, मान लीजिए आपको मोहनजोदड़ो की या हड़प्पा से संबंधित है, या फिर ये कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, कनिगम ने कब भारत में आया था, कब खोज करी थी, ये तमाम चीज़ें इसमें दी हुई। तो ओवरऑल इसकी क्या है देखिए। अब तीसरी देखिए, मैंने आपके सामने भाग 1 है, देखिए भाग 1 है, देखिए मैंने आपको यहाँ पर देख पा रहे होगे दोस्तों, यहाँ पर दिखा है, आप देख पा रहे होगे भाग 1 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब वहीं पर इसी किताब को मैं दूसरी किताब, ये देखो, ये यहाँ पर दिया है ना, भाग 2 हिस्ट्री की है, और ये देखिए, तो तीनों किताब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये तीसरी किताब है, तो यहाँ पर देखिए भाग 3 यहाँ पर दिया है। तो ओवरऑल ये तीनों किताब आपके 11th में भी 3 किताब आपको देखने को मिलेगी, 12th में भी 3 किताब देखने को मिलेगी। हिस्ट्री की अगर बात करूं तो आपकी ये 6 किताबें आपकी 11th 12th की हो जाएंगे, एक हाई स्कूल की हो जाएगी, एक 9th की हो जाएगी, ठीक है। उन किताबों को आप परचेज कर लीजिएगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये किताबें एनसीईआरटी की ये आपके पास हैं, ठीक है। अब मैंने आपको हिस्ट्री बता दी है, पॉलिटिकल बता दिया है, और साथ ही इको बता दिया है। अब देखिए बेसिकली ध्यान दीजिएगा, जो ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं कि उसमें जो आर के ओझा हैं, उनकी किताब को परचेज कर लीजिएगा, वो विस्तार से दिया गया है। अगर पॉलिटिकल साइंस की जिन बच्चों के पास आर के लक्ष्मण या कहें आर के नारायण या आर के लक्ष्मण की जो किताबें हैं, ग्रीन कलर का उसका पेज पट्टा होगा, मोटी सी किताब होगी, 400-500-600-700 रुपए की वो किताब आती है। अगर वो परचेज करो सबसे बेस्ट है। यूपीएससी की उसके लिए ज़्यादा प्रेफर करिए, सारे एनसीईआरटी उसी के अंतर्गत ये रहती है, ठीक है। अगर वो किताब मिलती है तो वो ले लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही इसी प्रकार से आपकी हिस्ट्री की है, पॉलिटिकल साइंस की है और ज्योग्राफी की है, तो ये सारी किताबों को एनसीईआरटी की किताबें आप खरीद लीजिए, ठीक है। और बहुत से बच्चे इन किताबों से पढ़ते हैं, ठीक है। ये घटना चक्र आप देख पा रहे होंगे, ये पॉलिटिकल साइंस की है, ठीक है। इन घटना चक्र का प्रयोग कब किया जाता है आपको मैं बता दूं। जो ये घटना चक्र का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इन घटना चक्र का जो प्रयोग किया जाता है वो आपके जब पेपर का 1 महीना, जब 1.5 महीने के आसपास जो बच जाता है, तो यहाँ पर ये घटना चक्र पढ़ा जाता है, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन का विस्तार में उसका आंसर भी दिया होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये लेके चलिए कि एक तरीके से क्या है, ये आपका जो बेसिकली अगर देखो तो ये क्वेश्चन पेपर टाइप का ये है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये अमेजोन से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर से मिल जाएंगे। अब बात करेंगे, देखिए बहुत से लोग उत्तराखंड की या फिर कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी ये परीक्षा वाणी ये पकड़ते, जैसे ये ज्योग्राफी की है। देखिए ज्योग्राफी की क्या है, आपकी परीक्षा वाणी भी है, ये ज्योग्राफी की भी परीक्षा वाणी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको भी आप जब पेपर का 1 महीना जब शेष बच जाता है, तभी जाके इस ज्योग्राफी की भी कॉपी को आप ये किताब को देखिएगा, क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसमें आपको विस्तार से नहीं समझा है। जब तक आप विस्तार से नहीं समझोगे किस प्रकार से पढ़ना है, मान लीजिए 2 पल के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक बच्चे को ये कहो कि एक बीज दो उसको, किसी पौधे का या किसी आम का, मान लो आम का पेड़ का आपने उसको बीज दिया, किस प्रकार से उसे बीज उगाना है। एक बच्चे को आप बीज दीजिए, एक बच्चे को आम दीजिए, तो बेटा तो आम खा। तो मान लीजिए वो बच्चे को जिसने आपको बीज दिया है उसको किस प्रकार से उसने लगा, गमले में लगा, किस प्रकार से अंकुरित करना है, किस प्रकार से उसे फिर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना है जहाँ पर अच्छी हवा पानी और धूप है, तो उस जगह पर लगा के नियमित तौर पर से खाद पानी हानि इत्यादि वो दे रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा, धीरे 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 वो बढ़ रहा है, तो बच्चे को पता है कि इसकी ग्रोथ कैसी हो, किस प्रकार से खिल रहा है, किस प्रकार से इसमें कलियाँ आ रही, किस प्रकार से पत्तियाँ आ रही हैं, वो सारी चीज़ें उसके बारे में, उस आम के पेड़ के बारे में सारी चीज़ें उसे A to Z सारी चीज़ें उसको नॉलेज उसकी हो जाती है,
ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है, उसको फलों का किस प्रकार से लगता है वो सब कुछ है। तो उसका जब फल वो खाता है तो बहुत ही स्वादिष्ट है, या जो मेहनत का फल होता है। और जिस बच्चे को आपने आम खाने के लिए तो उससे पूछो बेटा पेड़ कैसा लगता है, कब इसमें बौर आते हैं, कब इसमें फल आएंगे, कौन सा महीना इसका होता है फलों का, तो वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि उसके हाथ में तो सिर्फ आम दिया गया। तो वो आम वो ये है, वो आम सीधा आपके हाथ में ये वाला आम थमा दिया है, तो ये आपको कभी भी सफल नहीं बनाएगी ये परीक्षावाणी। तो परीक्षावाणी तो जब आपके परीक्षा के जब 1 महीना शेष बचा है तो तब जाके इसको पढ़िए। 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो जब आपके कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे, जब कॉन्सेप्ट आपके मान लीजिए क्लियर हो गया, तो इसको पढ़ने में फिर आपको आनंद आएगा। ठीक है, तो ये इसको भी थोड़ा अभी ध्यान ऐसे करके साइड में, जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ साइड में, तो इसको भी आप क्या करिए साइड में रख दीजिए। ठीक है, आपने इसको इस प्रकार से साइड में लिखिएगा। और देखिए एक किताब है, हिस्ट्री की है। ठीक है, इस किताब को, ये किताब भी बहुत से बच्चों की किताब ये होगी, इस प्रकार की किताब है ये। ठीक है, इसमें जो दिया है वो अच्छी तरीके से दिया है। आई थिंक मुझे लगता है कि ये किताब भी बहुत शानदार है, क्योंकि ये IAS, PCS, UGC, नेट इत्यादि के लिए ये किताब बनी हुई है। तो अगर ये किताब भी मिलती है तो इस किताब को खरीद लीजिएगा। इसके राइटर हैं ज्ञान चंद्र यादव। इस किताब ये हिस्ट्री की ये देख लीजिए, अगर ये मिलती है तो इसका भी अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, तो ये किताब है आपके सामने, मैंने आज ढेर लगा दिया है। तो अब दूसरी किताब करूँ, मेरे को मैं जो पढ़ता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, NCERT। यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे हैं NCERT यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था। ये जो किताब है दोस्तों, ये किताब जो ये महेश कुमार वर्तवाल हैं, इन्होंने बेसिकली जो ये NCERT की जो किताब है ना दोस्तों, जो ये किताब है, इस किताब का पूरा सार इस किताब में भर दिया गया है। जो ये किताब है, जो बच्चों को किताब मान लीजिए ये किताब समझ में नहीं आ रही है NCERT को, तो इस किताब को पकड़ लीजिए। ओवरऑल उन्होंने सारी चीजें इसमें भर दी है। तो यहाँ पर लिखा है कि NCERT पर ये आधारित है। देखिए कक्षा 4 से लेकर 12, 6 से लेकर ये आपके 12 तक के ये पूरा इसमें दिया गया। ये किताब जो है बहुत शानदार तरीके से इसमें दिया गया है, कॉन्सेप्ट किस तरीके से दिया गया। मुझे तो ये किताब अच्छी लगती है, और इसी के ही मैं जो प्रिपरेशन कराता हूँ, इसी किताब से मैं नोट्स बना के फिर पढ़ाता हूँ। तो ये किताब भी है। और देखिए ये है, अलग अलग एडिशन आते हैं। और देखिए दूसरा है सीरीज इसकी दूसरी है ये किताब। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, और वो जो किताब थी वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर वो आधारित थी। ठीक है, मैं दोनों किताबों को आपको दिखाता हूँ, एक ही राइटर के हैं। ठीक है, ये किताब है, देख पा रहे होगे, एक ही राइटर के हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें तमाम चीजें दी हुई है ये। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। ठीक है, जो हम अगर बात करें ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो ये भी आपके पूरा है। ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। अब इसमें देखिए जो ये दिया गया है, तो इसमें ये भी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की इसमें सारी चीजें दी गई है। इसमें ये किताब बहुत अच्छी लगी मुझे, इसमें बहुत शानदार तरीके से चीजों को बताया गया। ठीक है, इसमें चाहे आपके जो आर्टिकल हुए हैं, जो संशोधन हुए हैं, संशोधन को भी एक जगह पर इन्होंने, देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं ये संविधान संशोधन, ये संशोधन बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन संशोधनों को आप देख लीजिए, तो यहाँ पर भी बहुत शानदार तरीके से इसको दिया गया है। ठीक है, तो ये किताब में बेस्ट है। RK लक्ष्मण की मिलती है, लक्ष्मी नारायण की मिलती है, तो वो सबसे बेस्ट है, उसको अध्ययन कीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं कह रहा हूँ कि NCERT पकड़िए। NCERT नहीं मिलती तो ये पकड़िए, तो ये सबसे बेस्ट किताबें हैं। अब मैं बात करता हूँ अगले किताब की। देखिए हम लोग जो इंटर में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो वो मास्टरमाइंड आपने देखी होगी। हम इन मास्टरमाइंडों को क्या करते हैं, बेकार समझ के फेंक देते हैं। अगर आप कभी भी इस मास्टरमाइंड को पकड़ोगे तो साराधिक जो लेक्चरर में, जो PCS में, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, यहाँ से क्वेश्चन साराधिक उठते हैं। तो यहाँ पर भी जो आपके जो प्रश्न दिए हैं, तो वो प्रश्न अगर मैं कहूँ PCS में जो लिखने के लिए आता है, तो वहाँ पर ये बहुत हेल्पफुल रहती हैं। इसमें सार दिया गया है, तो इन किताबों को ना फेंकें। ये भी किताब आपकी हेल्पफुल है, इन किताबों का भी कहीं ना कहीं सहारा लीजिए। अब मैं बात करूँगा, एक किताब है, ठीक है, अगर ये किताब आपको मिलती है, देखिए हिंदी से रिलेटेड किताब है, आप इस किताब को
ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये किताब है, ठीक है, हिंदी की किताब है, छोटी सी बच्चों की किताब है, और ये सिर्फ मात्र कहने लायक बच्चों की किताब है, ठीक है। और ये जो किताब है ना, जिसको हिंदी का अ से ब नहीं आता है, जिसको जीरो से अगर हिंदी पढ़नी है, जो आपका सिलेबस लेक्चर के जो सिलेबस में हिंदी का पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हिंदी का पोर्शन की अगर मैं बात करूं, आ गया, मान लीजिए 2 पल के लिए हिंदी, जिसे समाज नहीं आता है, संख्या नहीं आती है, और वो अगर क्या कहें इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, व्यंजन नहीं आते हैं, कारक नहीं आते, लिंग नहीं आता, सर्वनाम नहीं आता, विश्लेषण क्रिया किसे कहते हैं, संबोधक किसे कहते हैं, समूहबोधक कारक किसे कहते हैं, विराम चिन्ह के पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, कुछ सामान्य अशुद्धियां, ये सारे मुहावरे, कहानी, लेखन पत्र, ये सारी चीजें आपके जो लेक्चर का जो सिलेबस दिया ना, इस किताब में वो सारे चीज आपको मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता है किताब अब मिलेगी। इसका जो एडिशन है, ये कब का एडिशन है आपको मैं बता दूं, ये मेरे पास है, क्योंकि अगर आपको चाहिए होगी तो बाद में कोशिश करूंगा मैं इसकी पीडीएफ बना दूं। तो ये जो एडिशन है आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, आप कहोगे सर झूठ बोल रहे हैं, ये जो एडिशन है 1999 का एडिशन, देखिए अगर आपको देखने को मिल रहा होगा, देख पा रहे होगे आप, ये कौन सा एडिशन है, 1999 का ये एडिशन है। उस टाइम पे इसकी कीमत सिर्फ 35 रुपये, 1999 में इसकी जो कीमत थी आप देख पा रहे होगे सिर्फ 30 रुपये है। तो आप इसमें अगर देखोगे दोस्तों, देखिए सरल भाषा में बहुत ही बच्चों को, अगर किसी बच्चे को नहीं आता है ना, उस बच्चे को ये किताब थमा दीजिए, बड़ों को थमा दीजिए, जिसका जीरो से समझ में नहीं आ रहा है, ये किताब देखिए, वर्ण विचार कितने शानदार तरीके से इसमें देखा है, इतनी शानदार तरीके से आजकल की किताबें नहीं आती हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये बहुत पुरानी किताब है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि इस किताब को थोड़ा सा दिमाग भी लग रहा है। अब देखिए कारक किसे कहते हैं, एक एक शब्द तरीके से, बहुत शानदार तरीके से सर, अगर जो बच्चा कारक किसे कहते हैं वो समझ गया, तो जो कारक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो आपके अन्य चीजें आती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें से कर लेगा। अब संबोधक किसे कहते हैं, ठीक है, ये अब देखिए पर्यायवाची शब्द तो बहुत शानदार तरीके से इसमें दिए हर किताब में दिए रहते हैं, मगर इस किताब की बात ही कुछ और है, ठीक है। मानक व्याकरण व्यवहार, ये इसका एडिशन जो है, एडिशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें अलग अलग एडिशन है, अगर आपको मिल जाती हैं तो पहला एडिशन भी मिल जाता है, शायद मुझे लगता है 1982 में वो एडिशन छपा होगा, और उसके बाद जो 93 के आसपास दूसरा एडिशन छपा होगा। मेरे पास ये तीसरी एडिशन की किताब है, तो इसको विशेष कर ध्यान में रखी जाए, हिंदी के लिए ये किताब बेस्ट है, अगर कहीं पर मिल जाती है तो देख लीजिए, ठीक है। और अब बात करता हूँ बेसिकली उत्तराखंड की बात करता हूँ। उत्तराखंड की किताबें बहुत से बच्चे इसकी तरफ भागते हैं, बहुत से बच्चे ये किताब दिख रहा है आपको, परीक्षावाणी, उत्तराखंड की परीक्षावाणी, इसको पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं कि इसको अभी क्यों पढ़ रहे हो, ये वही वाला है ना, मैंने आपको बता दिया ये आम है, तो इस आम को अभी से मत खाओ। कैसे ये तो परीक्षा के बाद में। अब मान लो मैं कहता हूँ कि गोरखा काल का अगर कहें, गोरखाओं ने कुमाऊं का आक्रमण किस प्रकार से किया, और साथ ही आपके अगर बात करो गढ़वाल में किस प्रकार, ये तो उसमें दिया कि किसने आक्रमण करा, कब करा, फलाने ने किया, ढिमकड़े ने किया, ये करा वो करा। आपको जो पढ़ना है वो कहानी के तौर पर पढ़ना है। वो जो आप कोई मूवी देखते हो ना, मूवी का चलचित्र आपके दिमाग में पूरी तरीके से याद हो जाता है, तो आपको मूवी की तरह ये किताबों को पढ़ना है। जब आप विस्तार से किसी चीज को पढ़ लोगे, कैसे रणनीति बनाई गई थी, ठीक है, किस प्रकार से कुमाऊं में अंदर आए, वो अगर तुम छोटी छोटी चीजें अगर आपको स्मरण हो गई, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि बाद में जब आप परीक्षावाणी उठाओगे ना, अगर कोई भी आपसे परीक्षावाणी से रिलेटेड क्वेश्चन में, आप धनाधन करके आप क्या कर सकते हैं, इनके आंसरों को आराम से क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो पढ़ोगे बेसिकली आप इन किताबों को ही अध्ययन करो। और देखिए जो भी उत्तराखंड का पढ़ रहा है जो बच्चा, डीपली पढ़िए, बिनसेलियर बुक है, और कुछ ऐसे जैसे मान लीजिए बहुत ऐसे ढेर सारे जो पुराने जो राइटर हैं, जैसे यशोधर मठपाल की भी लिखी हुई हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, एक किताब मेरे पास उसकी पीडीएफ है, वो किताब मुझे लगता है कि जो अभी वर्तमान समय में जो यहाँ जो ओपन यूनिवर्सिटी में कोई अध्यापक, जो कोई प्रोफेसर हैं, उन्होंने वो किताब लिखी, उन्होंने उनके और उनकी पत्नी ने वो किताब लिखी है,
उसको इतना शानदार तरीके से, इतना विस्तार से उसमें दिया हुआ है। वो किताब अभी मेरे यहाँ पर नहीं है, किसी को मैंने पढ़ने के लिए दे रखी है। इतने ज़्यादा विस्तार में दिया है, पूछ नहीं सकते हो। अगर वो किताब आपको मिल जाती है तो सोने में सुहागा वो किताब रहेगी आपकी। तो उसमें इतना शानदार तरीके से, अगर किसी मान लीजिए किसी पर्वत श्रृंखला के बारे में बताया, उसकी जड़ टूक हर कुछ उसमें दिया हुआ है। तो ये मत सोचिए कि कोई भी बच्चे ये समझेगा कि यार मुझे उत्तराखंड पूरा आता है, तो ये कतई भी ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस जो बच्चा रहा उसको एलटी का मैं हर से आपने देख लिया होगा। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी चीज़ पढ़ो वो विस्तार से पढ़िए। और ये मत शॉर्टकट का तरीका बिल्कुल भी, जो भी शॉर्टकट चलता है वो हमेशा खाई में गिरता है, ठीक है, वो फिर उभर नहीं पाता है। शॉर्टकट किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। चाहे समय लगेगा किसी किताब को पढ़ने में, टाइम लगेगा, ठीक है, तो टाइम लगेगा तो पढ़िए। अब देखिए, अब आते हैं जो बेसिकली, अगर आपकी मैं बात करूं, जो आपका जो तर्क संबंधित प्रश्न है, तो वो कहीं से भी आपको, जो भी एलटी की किताब होंगे, कहीं से भी, जो हाई स्कूल की मैथ पकड़ लीजिए, हाई स्कूल की बीजगणित पकड़ लीजिए, वो हाई स्कूल और इंटर की किताबें अगर पकड़ लेता है जो बच्चा, तो वहीं से उसको बेड़ा पार हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं समसमय की घटनाओं पर आते हैं। तो समसमय की घटनाएं जितने भी के ये पेपर हैं, जो भी अमर उजाला, दैनिक जागरण आते हैं, तो उनमें जो भी चीज़ें आपको लगती है कि महत्वपूर्ण, उनकी कटिंग करके रख लीजिए, उनको पढ़िए, उनको अंडरलाइन कर लीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास इतनी बड़ी जो पेपरों की कटिंग्स इतनी बड़ी है, इतनी मोटी बन चुकी है फाइल, उसमें जो है हाईलाइटर से जो चीज़ लगती है आपको वो पढ़िए। उत्तराखंड में जो चीज़ घटनाक्रम घट रहा है, उन सारे घटनाक्रमों को उसमें नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। अब विधानसभा सत्र हो रहा है, विधानसभा सत्र को भी बेसिकली उसमें ध्यान से, उन विधानसभा सत्रों को भी ध्यान में देखिएगा, ठीक है। अब आपको जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें अध्ययन करनी है, ठीक है। पूरे जितने भी, अगर मान लीजिए कोई शैलेश मिट्टियानी पुरस्कार मिल रहा है, गौरव सम्मान पुरस्कार मिल रहा है, या फिर आपके जो भी उत्तराखंड की जो सरकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और दूसरी बात है, देखिए आजकल उत्तराखंड में ट्रेंड चल गया है, तो जितने भी नयन सिंह नेगी हैं, या जितने भी सिंगर हैं, कोई भी सिंगर है उठा के ले चलिए, तो उनके गाने पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए, बेड़ो पाको बारू मासा नरणा का फल पाको चेता मेरी छैला। अब ये गीत किसने रचा है? एक गाना है, वो गाना बहुत दफे ये पूछा गया है कि हमारा जो राष्ट्रीय जो गीत है, जो राज्य का जो गीत है, वो किसने लिखा है? वो एक टीचर है, टीचर ने लिखा गया है वो किताब। इनको स्वर किसने दिया है? अनुराधा हो गया, और साथ ही नयन सिंह नेगी द्वारा वो दिया गया है। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। ये क्या है? ये हमारा राज्य गीत है। इस गीत को किसने लिखा, किसने स्वर दिया था, कब ये गीत रिलीज हुआ था? तो ये सारे गीतों को भी सुनिएगा, समझो गीतों को। ये जो अभी प्रहलाद सिंह, अभी जो हमारे कुमाऊं के जो बड़े दिग्गज जो रहे थे, ठीक है, उन्होंने जो गाने गाए, उनकी मृत्यु कब हुई है, कहाँ हुई, कहाँ उनकी अंत्येष्टि हुई थी, वो सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। और तो दूसरी बात, दूसरा जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, कहते हैं ना कि अलमाड़ आला तब लगा तो मन का गजमेड़, कुछ ऐसी प्रकार से कहावतें होती हैं। ए गंगोलिया 100 को रंगोलिया, इनका मतलब क्या होता है? अब आपने अल्टीमेट देखा, कन्या किसे कहते हैं, ठीक है, जू किसे कहते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें होती, कान अलग अलग तरीके से हैं। जैसे आपके जो जनजातियों में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या कहें जो आपके पहनावा है, उस पहनावा को भी ध्यान दीजिए। जनजातियों को ध्यान देखिए, जनजाति को ये मत पढ़िए कि फलानी जनजाति वहाँ रहती है, वो फलानी ढिमकानी जनजाति यहाँ रहती है, इसको बिल्कुल भी मत पढ़िए। आप पढ़िए विस्तार से, ठीक है, आप पढ़िएगा, चीज़ों को विस्तार से लेके चलिएगा। जब आप विस्तार से चलोगे, आपको मैं एक किताब सजेस्ट कर दूंगा, मुहावरों से रिलेटेड है। अगर मैं कहूं कि उत्तराखंड के जितने भी मुहावरे हैं, जो पुराने हमारे कहावतें हैं, ठीक है, वो कहावतें, उन किताब, एक मिनट, वो जो कहावतें हैं, उन कहावतों को बेसिकली क्या करिए, पढ़िए।
समझिए, ठीक है। तो आप कभी कहते हैं द्वार हाट द्वारायो, ये कहा जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है ना। तो ऐसे होते हैं। गागर कैसे कहते हैं, हमारे पहाड़ी में फोंग कहते हैं, फोंग कहते हैं उसको, किसे कहते हैं। तो ये तमाम कटाव हो गया, दाथुल हो गया, ऐसी चीजें। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि दाथुला किसे कहते हैं, कौन किसे कहते हैं, कौन जानते हो ना, जिससे खुदाई करते हैं, ठीक है। दनियाव किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन दनियाव किसे कहते हैं, अगर गढ़वाल में कुछ और कह सकते हैं, जो कुमाऊं में दनियाव कहते हैं ना, कि जो जब मडवा बो देते हैं या फिर धान बो देते हैं, उसके बाद उसमें दनियाव डालते हैं, दनियाली बोलते हैं उसको। तो कहीं कहीं दनियाली बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, तो ऐसे करके वो होता है, तो ऐसे ऐसे चलता है, तो वो है। तो इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं, उन पे आपको फोकस रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको ओवरऑल ये बता दिया है। आई थिंक, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और जो मैं आपको बता रहा था, कुछ ऐसे मुहावरों से रिलेटेड कुछ ऐसी किताब है, तो कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाओं में वो है, तो उनको बेसिकली पढ़िएगा, ठीक है। ये नहीं कि भैया आपने नहीं पढ़ा, इस प्रकार से बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अपना टाइम टेबल बना लीजिएगा। ये समय आपके लिए अय्यासी करने का समय नहीं है, मैं कहूँ, या फिर आराम करने का समय नहीं है। कहते हैं ना कि जब आराम करने का जब समय आता है, तब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब मेहनत का समय था तब आप आराम कर रहे हो, तो आराम के समय में आपको मेहनत करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये गांठ पा लीजिएगा। जबकि 25 से 26 साल की उम्र में आप लोगों ने नौकरी पकड़ लेनी चाहिए थी। आपको पता है आज की डेट में नौकरी पाना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो चुकी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी भाई बहन जितने भी देख रहे हैं, तो इन जो आज की मैंने चीज़ें बताई थी, इस आधार पर चलते हो तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होगा। आपके सिलेक्शन को कोई भी रोक नहीं सकता है। हाँ, लास्ट में जाते जाते मैं कुछ महत्वपूर्ण संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी जो प्रवक्ता संवर्ग के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बेसिकली, जो बच्चे मेरे से गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहता है, फर्स्ट पेपर की जो बच्चे तैयारी करना चाहता है, आपको लगता है कि मैं अच्छा तरीके से पढ़ा सकता हूँ, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, तो वो आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। आप लोगों के पास मेरा नंबर होगा ही, सभी के पास है ओवरऑल, ठीक है। तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉल कर सकते हैं। तो क्या हम गूगल मीट पे क्लासेस कराते हैं, उसका क्या चार्जेस रहेंगे, क्या रहेंगे, वो सारी चीज़ें आप जब कॉल करोगे तब सारी चीज़ें आपके सामने रख दी जाएंगी। तो जो हमारी क्लासेस जो प्रारंभ होने वाली, आज 1 सितंबर से हमारी क्लासेस 9 बजे से प्रारंभ आज से होने जा रही हैं। आज से हमारे अगर हम बात करें, आज से हमारा जो प्रवक्ता समूह की क्लासें आज से प्रारंभ होना शुरू हो जाएंगी। तो ये लेके चलेगी, जो भी जुड़ना चाहता है जुड़िए। अब जो अपने स्वाध्ययन करना चाहता है स्वाध्ययन भी करिएगा, और जो नहीं लेना चाहता है, मैं उनसे ये कहूँगा कि ऐसे टीचरों से पढ़िएगा, ऐसे यूट्यूबरों को चयन करिएगा जो अपनी लाइफ में कुछ पा चुके होंगे, जिन्होंने अपना कोई मुकाम हासिल कर लिया होगा। ऐसे यूट्यूबरों से मत पढ़िए जो आपके समकक्ष हैं, आप भी स्ट्रगल करें, वो भी स्ट्रगल करें। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहाँ से वो पैसे कमा सकते हैं, उनके आय का जरिया है वो यूट्यूब। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। ये उनको बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, जो अपने जीवन में मुकाम को अच्छी तरह से सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे लोगों से पढ़िएगा। आई थिंक मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगर इस वीडियो में कहीं पर भी मेरे से कोई त्रुटि हुई होगी या कोई ऐसी बात बोल दी गई होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।